Hello student, welcome to my channel that is भगत बायोलॉजी क्लासेस। तो आइए इस वीडियो में हम आगे की सीरीज के लिए समझते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 को। इससे पहले हमने कैंसर के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की हुई है और इसके अलावा हमने कैंसर के हॉलमार्क्स देखे हुए हैं। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये हमने स्टार्टिंग में ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में डिस्कस कर रखा है। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है? जो नॉर्मल कंडीशन में ट्यूमर को सप्रेस करके जाता है, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया जिसके अंदर इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, यानी कि इसका जो फंक्शन है वो ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो इस केस में क्या होता है? ट्यूमर हो जाता है, दैट इज कैंसर कॉज हो जाता है, क्योंकि ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पा रहा। जबकि प्रोटो ऑन्कोजीन वो होते हैं जो कि स्टिमुलेट ही करते हैं, जो कि एक्टिवेट ही करते हैं किसको? सेल डिवीजन को। यानी कि ये क्या कराते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर इनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाए या ये हाइपर एक्टिवेट हो जाए तो इस केस में क्या होता है? कैंसर कॉज होता है। आइए आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज P53। सबसे पहले तो देखिए P53 जो है इसको गार्जियन ऑफ जीनोम कहते हैं, ठीक है? गार्जियन ऑफ जीनोम कहते हैं। जीनोम यानी कि पूरा का पूरा जो आपका जीनोम है उसको गार्ड करने का काम कौन कर रहा है? P53 कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे P53 गार्ड करने का काम कर रहा है। सबसे पहले तो कुछ स्पेसिफिकेशन, ये क्रोमोसोम नंबर कितने पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो आपका जो डीएनए मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 17, वहां पे ये जीन प्रेजेंट होता है। ये मैंने फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम का पार्ट बना दिया, डीएनए बना दिया है, और ये आपका जीन है जिसका नाम हम क्या दे देते हैं? P53। और इसी को क्या बोला है? गार्जियन ऑफ जीनोम। अच्छा देखिए, चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये है एक ट्यूमर सप्रेसर जीन। मतलब नॉर्मल कंडीशन में इसका काम क्या है? इसका काम है कि अगर ये एक्सप्रेस हो रहा है, अगर ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा आपके? ये आपके नॉर्मल कंडीशन में ट्यूमर को सप्रेस करके जाएगा, ठीक है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। लेकिन अगर ये अपना फंक्शन नहीं कर पाए और इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? तब ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा देखते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन में कैसे ट्यूमर को रोकता है। सबसे पहले तो ये सीकेआई को प्रमोट करता है। मतलब ये एक्टिवेट हो गया एक बार P53, इसका काम है किसको एक्टिवेट करना? सीकेआई, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ठीक है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है। ये सेल डिवीजन को रोकने वाले फैक्टर्स हैं, इनहिबिटर हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? सेल डिवीजन को रोकते हैं। अच्छा, सेल डिवीजन अगर रुक जाएगा तो सेल जो है वो जीवन के अंदर ही क्या होती है? आपके अरेस्ट हो जाती है। आपको ध्यान नहीं भी है तो मैं एक बार फिर से वो डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए सेल साइकिल है, ये G1 फेज थी, देन इसके बाद में आपके S फेज आई थी, देन इसके बाद में सेल जो है G2 फेज में एंटर करेगी, और G2 फेज से आपके कहाँ एंटर करेगी? वो सेल डिवीजन की फेज के अंदर एंटर करेगी। तो ये क्या करता है? सीकेआई को एक्टिवेट करता है। P53 कौन? P53 सीकेआई को एक्टिवेट करता है, और ये सीकेआई अल्टीमेटली क्या करता है? सेल को आपके G1 फेज के अंदर अरेस्ट करके रख देता है। अच्छा, यहां अरेस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है? कि अब सेल जो है जल्दी से एस फेज में नहीं जा रही है, G2 में नहीं जा रही है, और डिवीजन जो है वो नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में P53 क्या करता है? सीकेआई को प्रमोट कर देता है सेल को अरेस्ट करने के लिए। ऐसे ही ये दो और फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, दैट इज बैक्स एंड बैड, ठीक है? BAX, BAD, इन फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करता है, और ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? सेल में अपोप्टोसिस कराने के लिए। अपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ कराने के लिए, ठीक है? तो बैक्स एंड बैड को भी एक्टिवेट करता है। बैक्स एंड बैड क्या करते हैं? अपोप्टोसिस करा देते हैं। सीकेआई को एक्टिवेट करता है, और सीकेआई क्या कर देता है? सेल को अरेस्ट करवा देता है। इसका मतलब क्या है? सेल को जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करने देना है।
या फिर सेल को हमको जल्दी जल्दी जो है वो डिवीजन के अंदर वो चली जाए, ऐसा नहीं करने देना है। यही काम है आपके P53 का, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए एक और काम करता है, ये ब्लॉक कर देता है BCl2 को, और BCl2 फैक्टर जो है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये सेल साइकिल में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। BCl2 क्या करवाता है, सेल डिवीजन कराता है। नॉर्मल कंडीशन में BCl2 प्रेजेंट है तो वो सेल डिवीजन कराएगा, लेकिन P53 ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। देखिए यहाँ पे ब्लॉक कर दिया BCl2 को, और BCl2 क्या काम करता था, सेल डिवीजन, लेकिन अब BCl2 ब्लॉक है तो सेल डिवीजन यहाँ पे ये नहीं करवा पाएगा। तो इसका मतलब अगर P53 के अंदर म्यूटेशन हो गया, सोच के देखिए, अगर इस P53 फैक्टर में ही म्यूटेशन हो गया, इस जीन में ही म्यूटेशन हो गया, तो क्या सेल डिवीजन को रोक पाएंगे क्या? P53 का नॉर्मल काम क्या है, देखिए CKI को प्रमोट कर रहा है, जो कि सेल को अरेस्ट कर दे रहा है, किसके अंदर, G1 के अंदर। बैक्स एंड बैड को प्रमोट कर रहा है, जो सेल को अपोप्टोसिस करवा रहे हैं, सेल डेथ करवा रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ करवा रहे हैं। BCl2 को ब्लॉक कर दे रहा है, जो कि सेल डिवीजन नहीं होने दे रहा। तो अगर इसमें म्यूटेशन हो गया और ये अपना काम नहीं कर पाया P53, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डिवीजन को रोक नहीं पाएगा, तो जल्दी जल्दी जो है वो सेल डिवीजन होगा। और जितना जल्दी जल्दी ये पूरा का पूरा सेल साइकिल जो है कंप्लीट होगा, यहाँ से G1 S G2 जल्दी जल्दी सेल डिवीजन, तो सेल की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली वो ट्यूमर यानी कि वो कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखते हैं हम P53 के बारे में। यहाँ पे इस स्लाइड को देखिए, जैसे P53 ने बैक्स, बैड और BCl2 इनके साथ फंक्शनिंग की, ऐसे ही P53 आपके कुछ प्रोटीन्स को और एक्टिवेट करता है। ये देखिए, ये प्रोटीन्स के नाम है थ्रोम्बोस्पोंडिन, पाई काई बाई, आप इनको ऐसे ही याद रख सकते हैं, पाई काई बाई मास्पिन, ठीक है। अब वैसे याद रखना है PAI, तो फिर वो भी आपकी मर्जी है, बस नाम याद होने चाहिए। थ्रोम्बोस्पोंडिन पाइकाई बाई मास्पिन को एक्टिवेट कर देता है P53, और ये सारे के सारे प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आपके एंजियोजेनेसिस को, ठीक है। एंजियोजेनेसिस मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, अगर नहीं ध्यान है तो हम फिर से एक बार वो स्लाइड देख लेते हैं। ये देखिए, हॉलमार्क ऑफ कैंसर, कैंसर की स्पेसिफिकेशन है, दो होती हैं। कैंसर के अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, सेल जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, सेल ग्रोथ जो है बहुत जल्दी हो रही है। जल्दी ग्रोथ हो रही है तो उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा एटीपी की और ग्लूकोज की होगी एनर्जी बनाने के लिए। अच्छा, ज्यादा एटीपी और ग्लूकोज चाहिए, ज्यादा ग्लूकोज वगैरह चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेंगे, ब्लड वेसल से मिलते हैं, तो इसलिए ब्लड वेसल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर ब्लड वेसल ज्यादा चाहिए तो नई ब्लड वेसल्स जो है उनका फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। इसी पूरी प्रोसेस को, नई ब्लड वेसल के बनने को हमने कहा था एंजियोजेनेसिस। ऐसे ही एक और चीज देख लीजिए, जब कैंसर में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है सेल, तो उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो ब्लड वेसल जो है वो कोशिश कर रही है लेकिन उनके बीच में एंटर नहीं कर पाती, तो इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है वहां पे। दैट इज, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन है, इसका मतलब ये क्या है, स्पेसिफिकेशन है कैंसर के, एंजियोजेनेसिस यानी कि कैंसर, ये किस कंडीशन में आपको दिखेगा, कैंसर की कंडीशन में। हाइपोक्सिया किस कंडीशन में दिखेगा, कैंसर की कंडीशन में। तो ये देखिए क्या करता है, एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इसने एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक कर दिया, कौन से फैक्टर्स ने, थ्रोम्बोस्पोंडिन, आपके पाई काई और बाई, इन सारे फैक्टर्स ने आपके क्या किया, इनको ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक कर दिया एंजियोजेनेसिस यानी कि कैंसर से बचा लिया। इसके बाद P53 जो है वो एक्टिवेट करता है आपके दो प्रोटीन्स को, और दैट इज आपकी प्यूमा एंड नॉक्सा, इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए, प्यूमा एंड नॉक्सा। और ये क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली एक्टिवेट करते हैं अपोप्टोसिस को, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर तो एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक कर रहे थे, क्योंकि ब्लॉक ही करना है, ये किसका हॉलमार्क है, किसका स्पेसिफिकेशन है, कैंसर का है, तो इसको तो रोकना ही है। तो ये सारे के सारे को एक्टिवेट किसने किया था, P53 ने। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगी ना कि P53 ने क्या किया, एंजियोजेनेसिस को रोक दिया। ऐसे ही P53 ने क्या किया, अपोप्टोसिस जो है करवा दिया, किसके थ्रू, प्यूमा एंड नॉक्सा के थ्रू, ठीक है। तो इस
तरह से P53 जो है वो सेल के अंदर अपॉप्टोसिस करवाता है, एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक करता है। और अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा मतलब एक सिंपल सा फैक्ट है, दैट इज P53। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब हम हमारे बॉडी के जीन्स की बात करते हैं हमारे डीएनए में, तो एलील्स यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई बनाने वाला जीन है, तो वो जीन जो है दो फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक फॉर्म जो मेरे को मेरे मदर से मिली होगी और एक जो हमको हमारे फादर से मिलती है, ठीक है। तो वो दो मतलब फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कह रही हूँ, ये एक केस हमने लिया है कि P53 वाला जीन जो है वो जीनोम में प्रेजेंट होगा, हमको हमारे पेरेंट्स से मिला है। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स के पास नहीं था, ना मदर के पास था ना फादर के पास था, तो ये दोनों ही कैसे आएंगे, नेगेटिव आया, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नेगेटिव आया, यानी कि P53 वाला जीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, यानी उसका म्यूटेंट जो है, जो म्यूटेशन वाला जीन है वो प्रेजेंट था। तो ये होमोजाइगोटिक है। होमोजाइगोटिक मतलब जाइगोटिक एलिल्स जो है वो कैसे हैं, सेम दिख रहे हैं। इसके पास भी म्यूटेंट वाला आया है और इसके पास भी कैसा आया है, म्यूटेंट वाला आया है, ठीक है। तो अगर म्यूटेंट वाला एलील आया है दोनों ही कंडीशन में, मतलब मदर से भी और फादर से भी, तो यहाँ पे P53 काम कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। यहाँ पे P53 इनएक्टिव रहेगा, और अगर इनएक्टिव रहेगा तो ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएगा। ट्यूमर को सप्रेस करने का ही तो काम कर रहा है, देखिए एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक कर दे रहा है, ये स्पेसिफिकेशन है ट्यूमर का। उसके बाद अपॉप्टोसिस करवा दे रहा है। अपॉप्टोसिस अगर आपके हो जाएगा तो ट्यूमर तो नहीं बनने वाला, तो ये नॉर्मल फंक्शन था P53 का। लेकिन यहाँ पे P53 इनएक्टिव है तो ये सप्रेस नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। जबकि अगर यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मतलब एक पेरेंट से तो म्यूटेंट वाला एलील आया है, लेकिन दूसरे पेरेंट से सही वाला बिल्कुल हेल्दी वाला जो एलील है वो आया है, इस जीन का वो पार्ट आया है, तो सिर्फ वन एलील म्यूटेटेड हो और अदर वन जो है वो नॉर्मल है, तब P53 वर्क करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। एक तो सही जीन आया है ना, तो इतना ही काफी है, ठीक है। तो P53 ऑब्वियसली वर्क करेगा यहाँ पे, और सप्रेस, ये इसका काम ही क्या है, सप्रेस करना ट्यूमर को, तो ये सप्रेस करेगा ट्यूमर को और फिर कैंसर कॉज नहीं होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आप एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा कि कैसे P53 गार्जियन ऑफ जीनोम है, क्योंकि देखिए आप पूरे के पूरे जीनोम को ही इसने बचा लिया ना। अगर वहां पे ट्यूमर कॉज हो जाता तो अल्टीमेटली तो जीनोम ही खतरे में था, तो इसलिए हमने क्या बोला इसको, गार्जियन ऑफ जीनोम। किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 17 पे, ठीक है। प्रमोट करता है CKI को, जो कि अरेस्ट करा देता है सेल साइकिल के अंदर। इसके बाद एक्टिवेट करता है बैक्स एंड बैड को, जो कि अपॉप्टोसिस करा देते हैं। BCL2 को ब्लॉक कर देता है, जो कि सेल डिवीजन नहीं होने देते, ठीक है, क्योंकि BCL2 क्या करवाता है, नॉर्मल कंडीशन में सेल डिवीजन कराता है। इसके बाद अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो सेल डिवीजन ज्यादा होगा। इसके बाद देखिए इसने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे एक्टिवेट किए, दैट इज थ्रोम्बोस्पोंडिन, पाइकाइबाइमास्पिन और प्यूमा एंड नॉक्सा। यहाँ पे देखिए इन फैक्टर्स ने क्या किया, एंजियोजेनेसिस को ब्लॉक किया है, जबकि यहाँ पे इन फैक्टर्स ने अपॉप्टोसिस करवाया है। ये दोनों ही चीजें हमको ट्यूमर से बचाने के लिए जरूरी है। एंजियोजेनेसिस किसका हॉलमार्क है, कैंसर का है, यानी उसका स्पेसिफिकेशन है, तो ये हमको बॉडी में नहीं चाहिए था, इसको ब्लॉक कर दिया। और अपॉप्टोसिस चाहिए था कि टाइमली जो है सेल जो है उसकी डेथ हो जाए, तो ये इसने करवा दिया, ठीक है। अगर ये एक भी जीन आपको नॉर्मल वाला मिल गया है पेरेंट्स से, तो ये आपके सप्रेस कर देगा ट्यूमर को और फिर कैंसर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था पूरा का पूरा हमारा P53। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।